परम आदरणीय गणित संत श्री चंद्रमौली जोशी सर का आदेश हो तो मीटिंग को स्टार्ट करें। जोशी सर। नमस्कार सर, नमस्कार। आपका आदेश हो तो मीटिंग को स्टार्ट करें। यस सर, यस सर। परम आदरणीय गणित संत श्रीमान चंद्रमौली जोशी सर के आदेशानुसार एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट के बैनर तले आइडिएशन एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर आज एक वेबिनार का आयोजित किया जा रहा है। इसमें पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ आज इस विषय पर अपनी वार्ता रखेंगे आलोक कुमार जी चौधरी, जो झारखंड स्टेट से आते हैं। जोशी सर के इजाजत हो तो वर्चुअल दीप प्रज्वलन कर यस सर, इसका इनॉग्रेशन करें। बस बहुत अच्छा शुभारंभ कर दो। गामड़ू से सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर, जिनकी प्रेरणा से हम पूरे भारतवर्ष में विज्ञान संचारक मिलकर के विज्ञान और गणित को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसे गणित संघ का आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा। मैं आज इस अवसर पर आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने वाणी के भावों से हमें अनुग्रहित कर आशीर्वचन दे और मार्ग प्रशस्त करे कि आगे वाले जीवन में भी हम किस प्रकार से गणित और विज्ञान को आगे बढ़ा सकें, किस प्रकार से इस जीवन में विज्ञान को शामिल करके विद्यार्थियों के जीवन को उच्च श्रेणी की ओर ले जा सकें। मैं अनुरोध करूंगा श्रीमान जी से कि आप अपने वचनों से हमें आशीर्वाद प्रदान करें। डॉक्टर चंद्रमौली जोशी, चेयरमैन सर, वेलकम। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर। हेलो, आ रही है सर। नमस्कार जी। नमस्ते सर। माननीय हमारे नेशनल डायरेक्टर श्री गजेंद्र गेपाला सर, हमारे नेशनल सेक्रेटरी श्री वीना थिंगरा जी, और हमारे होनहार स्टेट डायरेक्टर आलोक जी, और बहुत सारे जोनल डायरेक्टर मैं देख रहा हूँ, कुलदीप जी है और भी लोग हैं। तो सभी का मैं इस मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करने के लिए
आलोक जी ने एक आयोजन किया है, बहुत अच्छी बात है। और हम सब मिलके देश के लिए, बच्चों के लिए और यंग साइंटिस्ट के लिए कुछ न कुछ नया इनोवेटिव आइडिया लेकर आते रहेंगे। और इस मंच से हम सभी को कोई न कोई मोटिवेशन देते रहेंगे और अच्छा काम करते रहेंगे। आप सब लोग मिलके इतना अच्छा कर रहे हैं। आज जे एपीजे अब्दुल कलाम जिस मंच पे आ गया है, इसका सबका सहयोग है। इसमें सबसे ज्यादा सहयोग गेपाला सर का है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे नेशनल डायरेक्टर श्री गेपाला सर को। इन्होंने आज एपीजे अब्दुल कलाम को इस मुकाम में पहुंचाया है, क्योंकि हमारा संगठन बच्चों के लिए और यंग साइंटिस्ट के लिए है और बहुत दिनों से रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो धन्यवाद सर। और सपोर्ट देने में हमारा नया सेक्रेटरी श्री वीना धिंगरे जी बहुत मेहनत करते हैं और सपोर्ट करते हैं। और हमारे सभी डायरेक्टर लोग जो हमारा कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे, सभी को मैं शुभकामना देता हूँ। और आज का एक कार्यक्रम के लिए मेरी शुभकामना है और शुभाशीष है। आओ सब हम आगे बढ़े, देश के लिए काम करें, भारत के लिए काम करें, बच्चों के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय गणित, जय कलाम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने भावों से हमें और जोश भर दिया है नई ऊंचाइयां छूने के लिए और आगे मार्ग प्रशस्त कर दिया। हम सब मिलकर के काम करेंगे तो ये जो जोशी सर का सपना है एक दिन अवश्य ही पूरा होगा। सर अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से ड्राइव करते हुए आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए मैं पुनश्च पूरे संगठन की ओर से और जुड़े हुए सभी व्यक्तियों की ओर से चंद्रमौली जोशी सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सर से अनुरोध करूंगा कि हमारे कुलदीप गुप्ता सर जो जम्मू कश्मीर से स्टेट डायरेक्टर हैं एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट के, आपको हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि आप अपने हाथों से इन्हें भाव पुष्प के रूप में ये एक छोटी सी शुभकामनाएं हैं, इसको आप जरूर पढ़ के सुनाएं। डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर से अनुरोध है कि आप। हाँ जरूर, मैं पढ़ सकता हूँ। हाँ और सर। एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट, सर आवाज नहीं आ रही आपकी जोशी सर। जोशी सर जोशी सर सुन पा रहे हैं? शायद मुझे लग रहा है कि वो सफर में हैं, इसीलिए बिहाफ ऑफ डॉक्टर चंद्रमौली जोशी ये हार्दिक शुभकामनाएं संदेश श्रीमान कुलदीप जी गुप्ता को मैं पढ़ के सुना रहा हूं। आप मेरी वाणी को डॉक्टर जोशी सर की वाणी मान करके सुनिए। सर गुणा सर्वत्र पूजन थे, अपनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी, व्यक्तित्व कुशलता, मिलनसारिता, सेवाभावी, सहृदय, कर्तव्यनिष्ठ, शब्द ब्रह्म के उपासक, राज्य व राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक, सामाजिक,
पारिवारिक और अपने इष्ट मंडलों में अत्यंत लोकप्रिय श्री कुलदीप गुप्ता, स्टेट डायरेक्टर, अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट, जोन डायरेक्टर, एनसीटीएस को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2021 से सम्मानित होने के पर आपका वंदन अभिनंदन करते हुए हम सब हर्ष से अभिभूत हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी बहुआयामी एवं संलांघनीय कर्म यात्रा को प्रामाणिकता पूर्वक प्रेरणास्पद बनाया है। आप जैसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि उद्यम है साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेत यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायक क्रियते। व्यक्तित्व के इन विशेषताओं के कारण ईश्वर भी आपके सहायक हैं और सभी प्रकार के कार्यों को आप सहजता से सिद्ध कर देते हैं। आपकी नेतृत्व कुशलता अद्वितीय है और संगो ददाती सामर्थ्य सिद्धांत के अनुसार शिक्षक संगठनों और विज्ञान संगठनों के कार्यों को करने से आप सर्वांगीण कुशल व्यक्तित्व के धनी हो गए हैं। आप हमेशा ही इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए नवाचारों के साथ विद्यार्थियों में नई ऊर्जा का संचार करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका हम सब लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कांग्रेचुलेशन सर, इस वर्ष राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान प्राप्त करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमें भी आशीर्वाद के स्वरूप दो शब्द कहें। मिस्टर कुलदीप गुप्ता सर। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र गपाला जी। सबसे पहले मैं आदरणीय चंद्रमौली जोशी जी की, जो कि इस पूरे एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट के चेयरमैन हैं, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर गजेंद्र गपाला जी, जो कि नेशनल डायरेक्टर के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट की कमान को संभाले हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से नेतृत्व करते हुए सबको साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय वीना डिंगरा मैडम जी, जो कि नेशनल सेक्रेटरी के रूप में क्या कहते हैं शाना बछाना इस एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, तो उनको भी मैं बहुत एक उनका आभार प्रकट करता हूँ। इस मंच से जो आपने आज हमें इतना सम्मानित किया है, और जो आज आलोक जी के इस प्रोग्राम, सबसे पहले मैं आलोक जी के जिस प्रोग्राम जो ये करने जा रहे हैं उसको मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा कि झारखंड से एक यंग साइंटिस्ट निकल के जो अभी आया हुआ एक इनोवेटिव वे से एक प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहा है, उस बच्चे को मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा। सर जी, आपने जो मेरे लिए ये शब्दों का जो एक बहुत ही चुन चुन के जो शब्द संस्कृत के रखे हैं, तो मैं इसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, कोई वर्ड नहीं है कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। ये आपका ही एक बड़प्पन है, आपका ही एक चंद्रमौली जोशी जी का और आपकी पूरी टीम का एक बड़प्पन है, जो आप हमें इतना मान दे रहे हैं, इतना हम पे विश्वास रख रहे हैं। फिर भी हम अपनी ओर से इतना कोशिश करेंगे कि जो मान या जो आप हम पे विश्वास रख रहे हैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करें। अपने जोन और स्टेट दोनों में ही एनसीटीएस के साथ साथ एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि बच्चों के लिए ज़्यादातर है। अभी मैं खुश हो रहा था कि अभी आज ही मैंने ये सारा बच्चों में भी आज डिस्ट्रीब्यूट किया है सारा। तो एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत जहाँ जब भी मैंने इसको आगे भेज रहा हूँ, बहुत सारा जो साइंटिस्ट अवार्ड हो गया, ये हो गया, बहुत सारे अब क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं मेरे पास, तो क्वेरीज आ गई हैं। ये मुझे लगता है एपीजे अब्दुल कलाम का हमारे स्टेट में आगाज़ होना शुरू हो गया। तो ये बहुत अच्छी पहल की है कि गजेंद्र गपाला के नेतृत्व में और आदरणीय वीना डिंगरा मैडम के, कि ये एपीजे अब्दुल कलाम को जिंदा करके और हमारी स्टेटों में जब ये फैलने लगा है, तो ये इसके लिए मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब ये बहुत आगे हमारी स्टेट से बहुत ज़्यादा भागीदारी रहेगी। तो मैं एक बार फिर इस सम्मान के लिए आपने जो मेरे लिए हार्दिक शुभकामनाएं और इतने अच्छे कहाँ से चुन के मेरे लिए शब्द लाए हैं, इनका मैं मैं क्या कहता हूँ धन्यवाद तो करना, लेकिन इसके लिए कोई वर्ड नहीं है, शब्द नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। और एक बार फिर मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने आलोक जी को, इस इनोवेटिव प्रोग्राम को जो लेके आए हैं, और उनमें उनको काफ़ी सफलता मिले और बहुत सारे लोग इसमें जुड़ें, और आगे ये प्रोग्राम ऐसे करते रहें, और हम भी कोशिश करें कि जो भी एपीजे अब्दुल कलाम के प्रोग्राम उनको आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका, पूरी टीम का, एपीजे अब्दुल कलाम और रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन,
इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए जो सम्मान पत्र पढ़ा है, ये आपकी आवाज़ या चंद्रमौली जोशी की आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं है, मैं आपको ही उनका ही रूप लेके मैंने उसको स्वीकार किया है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही सर, आवाज़ आ रही है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये शब्द आपके व्यक्तित्व के पीछे आए हैं, आपके कर्तृत्व के पीछे आए हैं। शब्दों का संयोजन आदमी के कर्म के आधार पर होता है, और आपका काम इतना अच्छा सर कि स्वतः ही सरस्वती ने ऐसे शब्दों को चुन चुन के यहाँ रख दिया है। ना मेरा इसमें कुछ है, ना किसी और का कहीं से कुछ है। तो आपका काम ही इतना अच्छा सर, वो बोलता ही है तो मैं कह रहा हूँ सर शब्द कम है, आपका काम इतना अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ जोन में, इस प्रकार से एनसीटीएस और एपीजेकेवाईएस को फैला रहे हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं उन्हें आमंत्रित करने से पहले उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। एक नौजवान मेरे साथी जो नव निर्माण भारत का करने के लिए नए नए अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं, ऐसे हैं झारखंड से हमारे स्टेट डायरेक्टर श्री आलोक कुमार जी चौधरी। आप कोऑर्डिनेटर हैं आर्यभट्ट साइंस क्लब रांका के, जिसकी स्थापना 2011 में और हुई थी। विज्ञान प्रसार से इस क्लब को एफिलिएशन मिला हुआ है। 4 बार आपके कोऑर्डिनेशन में आर्यभट्ट साइंस क्लब ने गोल्ड के, आप स्पेशली CHD, CM, CAE, MDD और मटेरियल प्रिपरेशन एंड मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छा काम किया है। आप IISF 2020 में बेस्ट एग्जिबिट अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। आपने गेम एंड टॉयज इवेंट पेपर प्रेजेंट हुआ है इंडिया साइंस कांग्रेस 2020 में। IISF 2019 जो कि कलकत्ता में आयोजित हुआ था, उसके हम भी प्रत्यक्ष दृष्टि है। वहां पर आपने आइडिया सेलेक्टेड इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ यंग ब्रेन इन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम इन नव भारत निर्माण कार्यक्रम में प्रस्तुत किए और आपका आइडिया सिलेक्ट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी शख्सियत को जो आज इस मौके पर हमारे साथ जुड़ करके आइडिएशन एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर अपनी वार्ता दे रहे हैं। मैं तहे दिल से पूरे संगठन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए इस मंच पे और अपनी वार्ता के माध्यम से हम सबको इस जानकारी से अनुग्रहित करें। वेलकम मिस्टर आलोक कुमार चौधरी सर। थैंक यू वेरी मच सर गजेंद्र गेपाला सर। और सबसे पहले हमारे जो गणित संत सर हैं डॉक्टर चंद्रमौली जोशी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच मौजूद हैं वीना ढींगरा मैम नेशनल सेक्रेटरी, और कुलदीप गुप्ता सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हाल के पुरस्कार के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण मैं APJ अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके वजह से हमें यह मौका मिला है कि हमें जो भी आता है हम यंग जनरेशन को यह दे सकें। और सबसे मेन इम्पोर्टेंटली आज का जो सेशन होने वाला है काफ़ी आसान चीज़ मैं बताने वाला हूं। और चूंकि मैंने ये भी बताया सर ने कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ यंग ब्रेन इन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में मेरा आइडिया सिलेक्टेड हो चुका था, तो उसी पर बेसिस एक चैलेंज के बारे में भी मैं बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंटली कि एक साइंटिस्ट के रूप में सोचने के लिए क्या करना होता है, इस चीज़ को मैं करूंगा। तो एक जो इंस्ट्रक्शंस है इस वेबिनार के लिए, आप सभी के लिए एक चैट बॉक्स आपके मोबाइल में होगा, उसमें मेरा नाम आलोक कुमार चौधरी ओपन करके आपको जो भी चीज़ मैं बीच बीच में पूछूंगा
आप चैट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यह एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है और इसमें मैं बीच बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली कुछ भी बोलते आ जाऊंगा, आपको समझ में ना है। तो आप अपना चैट बॉक्स ओपन कर लीजिएगा और जो भी चीजें मैं बीच बीच में पूछूंगा आप अपना थॉट जरूर रखिएगा। तो गेपाला सर, क्या मैं स्टार्ट करूं प्रेजेंटेशन? यस सर। ओके सर। ओके, सो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वेबिनार में। और ऑलरेडी सर ने मेरा इंट्रोडक्शन दे ही चुके हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे बीच आता है कि इनोवेशन क्या होता है। क्या कोई इसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हैं? क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट है, तो इनोवेशन के बारे में हम लोगों को इम्पोर्टेंट है जानना। इसलिए जो भी कुछ भी जानते हैं इनोवेशन के बारे में, आप अपने चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके जल्दी भेज सकते हैं। व्हाट इज इनोवेशन? आप क्या समझते हैं इनोवेशन से? 1 मिनट का मैं समय देता हूं। ओके, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, ए न्यू आइडिया और मेथड, नोवल आइडिया और इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। बहुत अच्छा। इनोवेशन इज एनी काइंड ऑफ डिस्कवरी विच इज बिकम बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। तो आप लोगों को बेसिक आइडिया यह है कि इनोवेशन किसे कहते हैं, राइट? जो मुझे जानकर काफी अच्छा लगा। तो डेफिनेटली इनोवेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस हो जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस हो जाता है जिसके तहत हम लोग यह कोशिश करते हैं कि कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता हो और एक प्रोडक्ट के रूप में हो, और पॉसिबिलिटी यह भी होती है कि हम इसे बेच सकें और जो समाज का प्रॉब्लम है उसे सॉल्यूशन के रूप में दे सकें। तो इनोवेशन सबसे महत्वपूर्ण है और आज के समय में इनोवेशन से ही देश का विकास पॉसिबल है। इसके लिए इनोवेशन के रूप में हम लोग काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहली बात यह होती है कि किसी भी इनोवेशन के लिए सबसे पहले साइंटिफिक थिंकिंग काफी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में मैं ये बोलूं कि जो भी प्रॉब्लम हमारे अराउंड हैं उनका हम किस तरह से सॉल्यूशन ला सकते हैं। इनोवेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आज के दुनिया में यही है कि किस तरह से हम अपने समाज में जो भी प्रॉब्लम है उन्हें खोजें, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसे ढूंढें, और इसके द्वारा ही क्या हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे एक सॉल्यूशन हो सके उस प्रॉब्लम का। तो ये सारी चीजें तभी आ पाएंगी जब आप एक साइंटिफिक थिंकिंग कर पाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं कि अभी के सिचुएशन में साइंटिफिक थिंकिंग काफी मुश्किल हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने यह सुना होगा कि सुना होगा कि जब न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तब एक सेब उनके सर पर गिरा था। तभी उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि आखिर पेड़ के नीचे जो सेब है नीचे ही क्यों गिरता है। तब जाके बहुत सारे थ्योरी का आविष्कार हुआ, न्यूटन के लॉ आए, बहुत सारे चीजें हो पाई। और अभी आप हो सकता है 9th और 10th के बच्चे हों तो न्यूटन अभी आपके लाइफ में एंटर कर ही चुके होंगे।
लेकिन क्या होता जब जो न्यूटन थे वो मोबाइल लेके बैठे होते और वो कोई साइंटिफिक थिंकिंग नहीं रखते कि अगर सेब नीचे गिरा ही तो क्यों गिरा, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई अगर थिंकिंग नहीं रखते, तो क्या यह पॉसिबल था कि न्यूटन का लॉ का आविष्कार हो पाता, न्यूटन कुछ ऐसे थ्योरी का आविष्कार कर पाते? ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो साइंटिफिक थिंकिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी इनोवेटिव अप्रोच के लिए। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होता है वो ये है कि जो भी इनोवेशन के लिए आप काम करेंगे या जो भी प्रोजेक्ट पर आप काम करते हैं उसमें यह जरूरी होता है कि आप कंसिस्टेंसी उसी पर बनाए रखें। उदाहरण के रूप में मैं ये बोलूं, उदाहरण के रूप में अगर मैं थॉमस अल्वा एडिसन का एक एग्जांपल लेता हूं, तो ये जो बल्ब आपको दिख रहा है उससे काफी सारी चीजें, हमारा जो जीवन है काफी तरह से जुड़ा हुआ है। एक बल्ब के आविष्कार से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो एक इनोवेशन जो हुआ है बल्ब का, उससे जो इसका आविष्कार जिन्होंने किया था थॉमस अल्वा एडिसन, वो पूरे दुनिया में आज तक प्रचलित हैं कि बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया। तो एक इनोवेशन से बहुत सारे स्टेक होल्डर बेनिफिटेड होते हैं। तो आप भी अगर कोई इनोवेशन करते हैं तो उससे सिर्फ आप ही बेनिफिट नहीं पाते हैं, बाकी लोग भी बेनिफिट करते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने इसका आविष्कार किया वो आज तक जग प्रचलित हैं। जो बल्ब एक कंपनी बनाती है उससे वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, देश का रेवेन्यू जनरेट होता है। आम व्यक्ति भी इसके यूज से जो बत्ती का जो समस्या थी, दिया जलाते थे, उस प्रॉब्लम को निजात पा चुके हैं। क्योंकि जब बत्ती का हम लोग यूज करते थे तो उस समय ऐसा होता था कि हम लोग अगर धुआं आया या फिर आंधी आई तो हम लोग अपना बत्ती बुझ जाता था। लेकिन बल्ब के आविष्कार से एक आम व्यक्ति भी इनोवेटिव अप्रोच के वजह से आज दिया जला पा रहा है। वो कंसिस्टेंसी, और इसके अलावा मैं बल्ब के बारे में यह भी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि बल्ब जो होता है दो तरह के फिलामेंट से बना होता है, जिसमें एक यहाँ पर लाइन और यहाँ पर, और बीच में फिलामेंट की तरह इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो मैं अभी बनाता हूँ। इस तरह की चीजें होती है। तो ये जो बीच का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं हाल के वर्षों में, सबसे स्टार्टिंग में जब एडिसन ने काम करना स्टार्ट किया था तो इसमें बहुत सारी धातु का यूज किया गया था, बहुत सारे मटेरियल्स का यूज किया गया था। और आपको जानकर यह हैरानी होगा कि 1000 टाइम उन्होंने वर्क किया तब जाके एक बल्ब का आविष्कार हो पाया है। नहीं तो बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते थे तुरंत जलते थे और तुरंत कुछ समय में बुझ जाते थे। और चूंकि टंगस्टन का जो टेम्परेचर है काफी प्रतिरोधकता क्षमता को बर्दाश्त करता है, काफी हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, तो इसी वजह से यह लंबे टाइम तक टिका रहता है, जिसके वजह से ये काम कर पाता है। तो एक इनोवेशन में काफी लंबा समय लगता है। इसलिए अगर आप लोग भी कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं और मैं भी बीच बीच में कुछ फेलियर होती हो, तो उसे हम लोग को न देखते हुए मेन जो टॉपिक है कि किस तरह से हम इनोवेशन कर सकें, देश का विकास कर सके, इस तरह की अवधारणाएं हमारे जो यंग जनरेशन है या आने वाले जनरेशन में होनी चाहिए। क्योंकि एक जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि एक इनोवेशन से सिर्फ आपका बेनिफिट नहीं होता है बल्कि पूरा देश लाभान्वित होता है। उसके अलावा जो अगला जो टॉपिक आता है, व्हाट इज आइडिएशन। तो आइडिएशन क्या है, इसका कोई कुछ कमेंट करना चाहेंगे? व्हाट इज आइडिएशन? टेक्स्ट में। बहुत अच्छा। फॉर्मेशन ऑफ आइडिया और कॉन्सेप्ट, स्पॉटलाइट योरसेल्फ। इस तरह की चीजें भी हैं कि किस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम, आइडिएशन यही होता है। ऐसा बहुत समय आपके साथ हुआ होगा कि आप बैठे हो दोस्तों के बीच और अचानक ऐसा लगा हो कि आइडिया आ गया हमारे बीच। तो आइडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जब हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं।
एग्जाम्पल के रूप में हमारे जो समाज में है बहुत सारे समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है पानी की समस्या हो सकती है, हो सकता है कि दुर्गंध की समस्या हो सकती है, पोल्यूशन की समस्या हो सकती है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका कोई ना कोई प्रॉब्लम होना। तो उसी प्रॉब्लम का अगर हम कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं आइडिएशन। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं तो उसी प्रोसेस को हम आइडिएशन कहते हैं। तो ऐसा है कि कोई भी इनोवेशन करने के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं प्रेजेंट में कुछ ना कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं जिससे वो कुछ नए इनोवेशन कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट तो एक छोटी ही होनी चाहिए। तो आप अपने अराउंड में देखिए किस तरह का प्रॉब्लम आपके पास है, किस तरह से आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। चूंकि एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट का यह एक पहला सेशन है आइडिएशन एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपने क्या डेवलप किया है या क्या किया है उस पर हम नेक्स्ट में कोई कंपटीशन भी रख सकते हैं। तो आपका काम अभी से यह स्टार्ट होता है कि आप अपने सोसाइटी में घूमिए, क्या प्रॉब्लम है उसका आप सॉल्यूशन किस तरह से इनोवेटिव वे में दे सकते हैं, ये सारी चीजें देखिए। जब कोई भी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डेवलप करने की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रोडक्ट को हम लोग को बनाना होता है। तो एक एग्जाम्पल और जो भी आइडिएशन से कोई भी प्रोडक्ट का इनोवेशन होता है वह एक सस्टेनेबल प्रक्रिया की तहत गुजरती है। एक छोटा सा सामान बनता है, उसके बाद थोड़ा सा उसमें डेवलपमेंट होता है, उसके बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह की चीजें होती है, एकाएक कोई भी इनोवेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में गजेंद्र सर, गजेंद्र सर, यस सर। स्टूडेंट्स जो थे वो अभी प्रेजेंट हैं? हाँ प्रेजेंट है। हाँ, उनसे मेरी बात कराइए। मैं बिल्कुल अभी करवाता हूँ। युवराज सारंग। युवराज, आप ये बताइए कि युवराज थम कीजिए अपने एंड को। कोई और हैं जो बोलना चाहेंगे अभी? हैंड राइज कर दे हुए जो भी बोलना चाहता ना। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा जो काफी आसान है। मैं ही, कोई है? अच्छा, मुस्कान आप बोल सकती हैं। अनम्यूट कर रहा हूँ मैं सर मुस्कान को। यस। आप ये बताइए कि आपके आसपास कुछ दिख रहा है, कोई भी प्रोडक्ट? सर अभी तो मेरे रूम में अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे। हमें दिख रहा है। अच्छा, आपके ऊपर एक पंखा है। है ना। हाँ। तो आप ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि अभी जो फैन आप देख रहे हैं आज से 10 साल पहले भी ऐसा ही होगा या आने सर वाले 10 साल में भी ऐसा ही होगा? आने वाले में हो सकता है मगर पहले नहीं था ऐसा। बिल्कुल। और आप लिखती किस चीज से हैं? सर पेन से। पेन से लिखते हैं। तो आपको क्या लगता है आज से 10 साल पहले पेन कैसे थे, आगे आने वाले समय में पेन कैसे होंगे? सर 10 साल पहले तो पेन नहीं थे, इंक और वो उससे कबूतर के पंख से लिखते थे पहले। तो डेफिनेटली ऐसा ही था। तो मैं इसके द्वारा ये बताना चाहूंगा कि जो भी चीजें इनोवेशन होती हैं एक सस्टेनेबल टाइप से होती है। हो सकता है कि उस समय काफी लो टाइप से चीजें बनी होंगी, उसके बाद कुछ उसमें डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद कुछ उसके बाद डेवलपमेंट हुआ। तो जो भी इनोवेशन आप स्टूडेंट्स होके कर सकते हैं उसका एक प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसा आपने बोला,
एक एग्जांपल लेता हूँ आइडिएशन का। जैसा कि आपने बोला, पेन सबसे पहले मोर के पंख से हम लोग लिखा करते थे। उसमें ये प्रॉब्लम था कि ये जो नोक होती थी यहाँ पर, वो जल्दी टूट जाया करता था। लेकिन इसका जो सॉल्यूशन हम लोगों ने लेके आए, उसका सॉल्यूशन ये रहा कि इस तरह के नुकीले जो होते हैं, बांस के होते थे, उसे इंक में डाल डाल के फिर लिखना हमने स्टार्ट किया। लेकिन इसका भी एक प्रॉब्लम था कि इसका जो नुकीला जो था वो टूट जाया करता था। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हमने एक नीब पेन को बनाया। लेकिन Yes. नीब पेन में भी यह प्रॉब्लम था कि ये पोतरा जाना आपने सुना होगा मे भी, लिखते समय काफी प्रॉब्लम भी होती थी, लो स्पीड भी होती थी। तो उसके लिए आज के टाइम में हम लोग बॉल पेन यूज कर रहे हैं। इसके अलावा भी आगे के बहुत सारे प्रोसेस हैं जो हमने देखे हैं कि बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट हो चुकी है। तो एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए कि इनोवेशंस काफी शॉर्टली हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हुए हुए हैं। और शॉर्टली अगर बोलना चाहूँ तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आप अपने सोसाइटी में देखिए किस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। अदर एग्जांपल का ले तो पूरा देश अभी प्रॉब्लम में था कि ऑक्सीजन हमें चाहिए कम टाइम में, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो उसके सॉल्यूशन के लिए हमारे वैज्ञानिक ने बहुत कम समय में ऑक्सीजन बनाने के लिए किफायती तकनीक डेवलपमेंट किया। और एक क्वेश्चन अभी मैं और पूछूंगा। ठीक है, अनुराधा आपने ऑन किया है, आप जवाब इस चीज का दीजिए कि सोशल मीडिया हमारे बीच है, ओके। तो सोशल मीडिया का डेवलपमेंट क्यों हुआ था? किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए ही हुआ होगा। तो सोशल मीडिया का डेवलपमेंट किस लिए हुआ था? आप बता पाएंगे? कोई भी इस क्वेश्चन का जो जवाब दे सकते हैं, सोशल मीडिया का डेवलपमेंट क्यों हुआ था? युवराज, संजय भट्ट सर ने मे बी रेज किया है सर। अभी करते हैं। अनम्यूट कीजिए सर, संजय भट्ट। ओके, गुड इवनिंग सर। आप न्यूज में नहीं गई सर जी जी, गुड इवनिंग सर। जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट हमारे प्रीवियस हिस्ट्री से भी है, क्योंकि हमने अगर वो अक्सर देखा है मूवीज के अंदर, एक कबूतर चिट्ठी लेके जाता था और उसको कहीं जन्म लग जाते थे। मैंने जो क्वेश्चन किया सर उस पर। जी जी, सोशल, उसी तरह से मैं सोशल मीडिया पे आ जाता हूं। तो जैसे हम लोग कोई भी मैसेज या कोई भी टेक्स्ट करते हैं, तो उस चीज को पहुंचने में आज विद इन सेकेंड्स में होता है। या अगर हम पहले लेटर लिखते थे, उसको पोस्ट किया जाता था। लेकिन अगर वही अब हम ईमेल के जरिए भेजते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के उन चीजों में आ जाता है, इनोवेशन है। तो उसमें काफी हमारा टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है, और एक अच्छा एक हमारे सामने एक मीडियम बन जाता है, जिसमें हम अपने आने वाले आगे आगे दूसरे बंदे के साथ जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे अब अभी हम जूम मीटिंग पे ही हम लोग यहाँ पे एक मीटिंग ले रहे हैं, तो ये भी एक सोशल मीडिया का ही पार्ट है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनोवेशन जो हम सर क्या आप एग्री इस बात से? और आपके बात से यही लग रहा है कि आप ये इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा समय बचाने के लिए, हमारे संदेश को कम समय में भेजने के लिए इसका डेवलपमेंट हुआ है, राइट? फुल्ली एग्री सर, आई एम फुल्ली एग्री। तो सर ने जैसा बोला बिल्कुल सही बोला कि हमारा समय किस तरह से बच सके, उसके लिए सोशल मीडिया का डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन मैं आप सभी से भी पूछना चाहूंगा, क्या सच में हम लोग सोशल मीडिया का जो यूज कर रहे हैं, समय बचाने के लिए अभी कर रहे हैं या समय बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं? आलोक जी, ये रोहित कुमार जी ने हाथ राइज किया, इनकी बात सुनते हैं। ठीक रोहित है, जी, उनका भी सुन लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, फिर भी सुन सकते हैं। हाँ सुन लेते हैं। रोहित जी, मेरी बात को सुन पा रहे हैं आप? चलिए आलोक जी कंटिन्यू कीजिए। मैं यही बोलना चाहूंगा, इस क्वेश्चन के द्वारा मैं ये पूछना चाहता था कि चूंकि सोशल मीडिया का डेवलपमेंट, हमने जो प्रॉब्लम था कि समय बचाना है,
हमारे लोगों से कनेक्ट रहना है, उसके लिए किया था। लेकिन सोशल मीडिया का जो यूज है आज के टाइम में, बहुत जो हमारे टैलेंट है देश के, अपना जो महत्वपूर्ण समय है टिकटॉक जैसे चीज़ों पर दे रहे हैं। तो वो एक तरह से समय को हम लोग अभी ना बचा के, हालांकि इसका बर्बाद कर रहे हैं। तो इसके द्वारा मैं यही बोलना चाहूँगा कि इनोवेशन कंस्ट्रक्टिव चीज़ के लिए होनी चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव चीज़ के लिए होनी चाहिए। जो भी अगर आप इनोवेशन करना चाहते हैं, आप में से तो कोई यह नहीं चाहेंगे कि आप डॉक्टर जैकवाल बने शक्तिमान का, जो बहुत सारी चीज़ें तो डेवलपमेंट करे, लेकिन वो उससे कभी-कभी समाज का बुरा भी हो। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करके हम लोग को कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए इनोवेशन करना है। बार-बार सर ये रुक क्यों जा रहा है स्लाइड शेयरिंग? नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है सर? नहीं, नेटवर्क तो मेरा काफ़ी सही है। स्लाइड स्विच ही नहीं है। ओके, तो मैंने जैसा कि पहले बोला कि कोई भी अगर प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूँढते हैं, जिसका आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आपने हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन ढूँढ लिया कि किस तरह से हमको वो चीज़ का सॉल्यूशन देना है, और उसके लिए आपको एक मशीन भी बनाना है। तो उस मशीन का डिज़ाइन किस तरह से होगा, ये चीज़ें भी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और चूँकि सर ने अभी पढ़ा कि मेरा जो स्पेशलाइज़ेशन है कैड, कैम, सीएई और एनडीटी में है, तो हम आपका आने वाले सेशंस में हो सकता है कि आपको किस तरह से डिज़ाइन थिंक करके किस तरह से किसी चीज़ का प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, उस पर भी कोई सेशन लेके आएँ। तो किसी भी चीज़ का जो सॉल्यूशन है उसको डिज़ाइन के द्वारा दिखा देना कि किस तरह से हम सॉल्यूशन उसका करेंगे, उसी को हम बोलते हैं डिज़ाइन थिंकिंग। और इससे पहले एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अभी किसी से मैंने पूछा था, लेकिन अभी कोई और हैं जो एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहेंगे? आप हैंड रेज़ कीजिए, आपसे मैं इस बार क्वेश्चन पूछूँगा। कोई है? इस बार का क्वेश्चन यह है कि आपके बीच जो भी प्रोडक्ट होते हैं, क्या आपको क्या लगता है किस तरह से आपके पास पहुँचते हैं? आपको एक एग्जांपल अगर हम ले एक पेन का, तो एक पेन आप तक किस तरह से पहुँचा है, आप उसका कितना बैकग्राउंड जानते हैं? मैं वो जानना चाहता हूँ कि आप कितना समझते हैं कि किस तरह से एक प्रोडक्ट आपके बीच पहुँचा है? इसका कोई आंसर देना चाहेंगे तो हैंड रेज़ कीजिए। आपका हम अनम्यूट करेंगे और आपके विचार जानने की कोशिश करेंगे कि आपका थिंकिंग कहाँ तक है। संजय भट्ट सर फिर से हैं, बोलिए सर। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अनदर चांस टू स्पीक। तो सर जैसे आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट साइकिल, तो आई थिंक जो भी हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं हम रिसाइकल जो एक प्रोसेस रहता है वो सारी कहीं ना कहीं इसके पीछे आ जाती। तो मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। अगर मैं एक पेपर की बात करता हूँ, तो जो हमारा एक पेपर होता है हमारा वेस्ट मतलब चीजों से बनता है, या ज्यादातर हम कहेंगे कि कुछ ऐसे हमारे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी वो जो सर जुल्त मैं कहते अगर हैं उसको। इंटरप्ट नहीं करूं, एक्चुअली मैं क्या है कि रिसाइकल की नहीं बात कर रहा हूं। आपके पास मान लीजिए एक पेन है, तो जी पेन आप तक किस तरह से पहुंचा है, वो मैं पूछ रहा हूं सर। आपको क्या जी। लगता है तो किस सर पेन की मैन्युफैक्चरिंग होती है कंपनी में। जी। मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उसको वहां से कंपनी से निकाला जाता है।
निकालने के पास वो एक मतलब सेलर के पास पहुंचता है, तो फिर सेलर से हमारे पास आता है वो। जी। जो एक और भी कोई हैं जो कुछ इस पर बोलना चाहेंगे? थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं आई जाए। मेरे हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट बनने से पहले, जैसे आपने कहा कि नीड बेस्ड होता है, सोसाइटी में हमें उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कई बार वो अचानक से जनरेट होता है, कई बार उसका सॉल्यूशन बहुत टाइम बाद आता है। प्रोडक्ट का डिजाइन बना, डिजाइन बन के वो प्रोटोटाइप बनता है, प्रोटोटाइप बन के फिर उसका कॉस्ट इफेक्टिव निकाला जाता है, इफेक्टिवनेस कि हाउ इट कैन बी, उसका कॉस्ट रिड्यूस किया जाए, फिर उसकी मास प्रोडक्शन शुरू होती है। बट बिफोर मास प्रोडक्शन एक मार्केट सर्वे किया जाता है कि वो कहाँ बिक सकता है और कैसे बिक सकता है, और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए, उसके हिसाब से उसका रेट भी डिसाइड होता है। तो और उस तरह से फिर वो प्रोड्यूस होने के बाद वो एक होलसेलर के पास, एंड होलसेलर के पास एक रिटेलर के पास, और रिटेलर से फिर वो हमारे पास पहुंचता है। बीच में एडवर्टीजमेंट का भी रोल होता है। यस मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। और बिल्कुल आपने सही सही बोला है। तो मैं भी इसे एक अच्छी तरह से इलोबरेट कर देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे समाज में जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। तो जब प्रोडक्ट हमको लगता है कि प्रोडक्ट लोगों की ज़रूरत है या बिकेगा, हमें बेनिफिट देगा, तो उसके हिसाब से मान लीजिए हमने सेलेक्ट किया कि एक पेन हमें बनाना है। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि सबसे पहले अभी हम इनोवेशन की बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोगों को पता है मे बी कि पेन इस तरह की चीज होती है, एक लंबी सी इस तरह की चीज होती है जहां पर एक नीब होती है। अभी हम लोग को एक पता है, लेकिन सबसे पहले बात है जब कभी पेन बना ही ना हो, उसमें क्या पता होगा उन्हें कि ये सिलिंड्रिकल होगा या स्क्वायर होगा या एक रेक्टेंगल होगा, क्या होगा, कभी तो पता नहीं होगा। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा होगा कि पेन किस तरह का होगा। तो हो सकता है सबसे पहला बार वाला पेन हो सकता है कि एक क्यूबॉइड हो, लेकिन बाद में पता चला हो कि सिलिंड्रिकल काफी अच्छा हो सकता है, इसलिए सिलिंड्रिकल हमने बनाया। तो सबसे पहले होता है कोई भी कॉन्सेप्ट बनने के बाद एक डिजाइन होता है, जिसे मैं अभी बताऊंगा अभी कुछ समय में। तो डिजाइन होता है, कितना उसका डायमेंशन होगा, किस तरह का वो शेप होगा, यहाँ पर उसका एक डिजाइन होता है। उसके बाद कंप्यूटर एडेड डिजाइन से भी हो सकता है। उसके बाद उसका ड्राफ्टिंग होता है कि किस तरह का उसका डायमेंशन होगा। और उसके बाद आता है कि किस तरह से उस प्रोडक्ट को हम बनाएंगे। और प्रोडक्ट बनाने से पहले यह भी देखा जाता है क्या क्या इक्विपमेंट हमें रिक्वायर होगा, क्या क्या मटेरियल हमें रिक्वायर होगा। ये सारी चीज़ों को देखते हुए उसका फिर एक प्रोडक्शन किया जाता है। और जब प्रोडक्शन हो जाता है तो मास प्रोडक्शन नहीं करते हैं, एक दो बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद इसका इवोल्यूशन होता है, क्वालिटी इवोल्यूशन, कि क्या यह पेन जो हमने यहाँ दिमाग लगा के बनाया था कि हमें ऐसा बनाना है, क्या ये ऐसा ही बना है या नहीं। अगर बना है तो हम इसे कस्टमर को भेज देते हैं, नहीं बना है तो फिर से हमारा जाता है इधर, फिर से यहाँ प्रोडक्शन होता है, ये सारी चीज़ों से गुजरते हुए फिर से बनता है, फिर मार्केट में जाता है, फिर मार्केट में बहुत सारे यूज करते हैं इसे। उसके बाद सर्वे होता है कि क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है, अगर सही नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको यहाँ पर फिर से हम लोग आइडिएशन में जाते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। उसके बाद फिर से डिजाइन, फिर से इस तरह से एक प्रोडक्ट चलता है। तो जो आप सोच रहे हैं कि पेन सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग होके आ गया है, इस तरह की चीजें नहीं है, एक बहुत लंबा प्रोसेस से होके यह एक प्रोडक्ट आप तक पहुंचा है, जिसमें हो सकता है कि लाखों लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो कोई भी प्रोडक्ट आपको मिलता है आप उसे यूज कीजिए, डेफिनेटली आपका यह हक है, लेकिन आप उसे रिसाइकल के लिए जरूर भेजें, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें भी बेनिफिट हैं जो आपको ऑलरेडी पता है। तो इस तरह का एक साइकिल होता है प्रोडक्ट का और एक इनोवेशन का। उसके बाद अभी एक एक क्वेश्चन ये भी था, लेकिन मैं इसे अभी पूछता नहीं हूँ, हालांकि यह कंप्यूटर है तो अभी मैं कुछ कुछ कमेंट लेता, लेकिन उतना टाइम है नहीं। उसके बाद मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा कि कंप्यूटर आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जो भी मैंने अभी कुछ समय पहले बताया किस तरह से एक प्रोडक्ट साइकिल होता है, कंप्यूटर हर जगह पर इन्वॉल्व हो चुका है।
जैसे मैंने बोला था डिजाइनिंग के प्रोसेस में होती है, ड्राफ्टिंग होती है, प्रोसेस होती है, शेड्यूलिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी, ये सारी जो भी चीजें हो रही है आज के दुनिया में कंप्यूटर की वजह से होती है। अगर हमने डिजाइनिंग कंप्यूटर के यूज से किया उसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगर हमने ड्राफ्टिंग कंप्यूटर के यूज से किया तो कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। अगर प्रोसेस प्लानिंग कंप्यूटर के यूज से किया तो कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। शेड्यूलिंग किया तो उसका अलग नाम कंप्यूटर एडेड क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ देख ही रहे हैं। तो जो भी चीजें एक इनोवेशन में है, कंप्यूटर का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है। तो आप लोगों से भी मैं यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आप कंप्यूटर में भी अभी जरूर ध्यान दीजिएगा। और आने वाले समय में मैं हो सकता है कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन पर आपको एक सेशन दूं कि किस तरह से एक प्रोडक्ट का कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट थिंग भी यहाँ पर आजकल के इम्पोर्टेंट इनोवेशंस भी मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें AIML, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैम, CAE, ये सारे रिसेंट के इनोवेशंस है जिसमें आपको दक्षता होनी जरूरी है। और हो सकता है कि आप सभी को अभी कुछ होमवर्क भी मैं देना चाहता हूँ। तो आपका यही होमवर्क होगा कि आप अपने आसपास घूमिए, इस तरह की चीज़ें इनोवेशन करने की कोशिश कीजिए। और आप सभी के बीच में अभी एक कंपटीशन जो ऑल इंडिया में होने वाला है, जिसे कहेंगे हम लोग अटल स्पेस चैलेंज, उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। अभी पहले मैंने बता ही दिया कि किस तरह से एक इनोवेशन होता है। तो इसरो, अभी मैंने कुछ में पहले बोला था इन्वॉल्वमेंट ऑफ यंग ब्रेन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम पर मैं इनोवेटिव आइडिया दे चुका हूँ। उसी पर इसरो, CBSE और अटल इनोवेशन मिशन, ये सारे तीनों संस्था मिलके एक बहुत बड़ा देश का कंपटीशन कराने वाले हैं जिसका नाम है अटल स्पेस चैलेंज। इसमें आप भाग ले सकते हैं और हो सकता है कि आपके बीच कोई आइडिया हो जिससे हमारे इसरो जैसे बहुत बड़े जो संस्थान है उसको आपके वजह से कुछ फायदा हो सके। तो आप इस पर विजिट जरूर कीजिएगा कि क्या है यह चैलेंज। इसमें स्टूडेंट्स जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं इसमें भाग ले सकेंगे, और कोई भी स्कूल का बच्चा हो इसमें भाग ले सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट होने वाला है 30 सितंबर को होने वाला है और 6 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। और इसमें जो आप जिस तरह से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अभी मैंने बोला कुछ रिसेंट टेक्नोलॉजी, 3D टेक्नोलॉजी, जो मैंने बोला कंप्यूटर एडेड डिजाइन, AIML, स्पेस ऐप, गेम डेवलपमेंट, रोबोटिक्स के यूज से आप कोई चीज़ बना सकते हैं और वहाँ आप दिखा सकते हैं कि मैंने ये इनोवेशन किया है। वो आपका इवोल्यूशन करेंगे और अगर आप विजेता होते हैं तो डेफिनेटली हमारे तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं भी होगी। और अगर आप कुछ अच्छा कर पाते हैं तो हमें भी यह लगेगा कि APJ अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट आपको यह मोटिवेट करने की में सफल हुआ है कि आप इसरो जैसे संस्था को हेल्प कर पा रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच। इतना ही था मेरा अभी का सेशन। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे चैट में अभी लिख सकते हैं। और ऐसा भी बोला गया है कि सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, तो यह एक फीडबैक लिंक है, अभी मैं चैट बॉक्स में अभी डाल देता हूँ इसे आप फिल करेंगे तो आपको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट वेबिनार का मिल जाएगा। और अभी मैं सॉरी भी आप लोगों को बोल देना चाहूँगा क्योंकि जो लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे हम लोग उनको सर्टिफिकेट नहीं भेज पाएंगे, बाद में कम्युनिकेशन से आपको कुछ हम हेल्प नहीं कर पाएंगे और हो सकती है कि सेशंस में कुछ मिस्टेक्स हुए होंगी, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। और नाउ ओवर टू यू गेपाला सर। थैंक यू आलोक कुमार चौधरी जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया। इनोवेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम होनी चाहिए, फिर हम उसका सॉल्यूशन खोजें और छोटे छोटे उदाहरण लेकर के एडिसन वाला, बल्ब वाला लिया और उससे बहुत ही अच्छी सीख दी आपने कि फेलियर किसी भी काम में बाधा नहीं है, वो एक आपको मील का पत्थर साबित होगा। आप फेलियर होते हैं तो यहाँ तक जान सकते हैं कि ये कार्य किया मैंने जो, इससे तो बल्ब नहीं बन सकता, नेक्स्ट स्टेप नया उठाना पड़ेगा। आइडिएशन क्या है इसके बारे में आपने बताया और बहुत अच्छे से बताया। प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन ढूंढना है वही तो आइडिएशन है। और सोशल मीडिया के बारे में जो जानकारी दी वाकई में काबिल तारीफ, इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी जानकारियां लेकर के आ रहे हैं। हम सब लोगों को आपने अपनी नई जानकारियों से अनुग्रहित किया और पेन के माध्यम से एक इनोवेशन किस प्रकार अपनी यात्रा करता है यह बताया, बहुत ही शानदार।
मैं अब हमारे साथ विभिन्न स्टेट से हमारे स्टेट डायरेक्टर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भगवान जी भाई से अनुरोध करूंगा कि आप भी इस सेशन में अपना फीडबैक दें। गुजरात से हमारे स्टेट डायरेक्टर हैं भगवान जी भाई कटेशिया। वेलकम सर। भगवान जी भाई अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। चलिए, हमारे साथ लंबे समय से अजमेर से जुड़ते आ रहे हैं मिस तुहिना मैम। आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और इस सेशन के बारे में हमें फीडबैक दीजिए। मैम तुहिना प्रकाश मैम। मैडम आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए मैम। भगवान जी भाई, मुझे लग रहा है दोनों लोगों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं अब हमारे जेके जम्मू कश्मीर के स्टेट डायरेक्टर कुलदीप गुप्ता सर से अनुरोध करूंगा कि इस सेशन के बारे में आप अपना फीडबैक दें। आदरणीय गजेंद्र गपाला जी, डॉक्टर चंद्रमौली जोशी जी, मैम बीना ढींगरा जी, और स्टार्टिंग में मैं हमारे साथ अंजन बनिक जी भी जुड़े हुए थे, मैं उनका नाम नहीं ले पाया, सॉरी, जो कि हमारे NCTS के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, और भगवान जी भाई जी जो कि गुजरात से हैं, और सारे बच्चे जो इसमें जुड़े हुए हैं। तो अभी मैं ऐसे घर तो नहीं पहुंचा, अभी मैं रास्ते में, लेकिन मैं सुन रहा था सारा, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था कि एक यंग बच्चा छोटे दूसरे बच्चों को एक नए इनोवेशन से अवगत करा रहा है। बच्चों की इनोवेशन कोई नई अलग से पहचान नहीं है, अलग से नहीं है, कुछ हट के सोचना, कुछ दिमाग में, जैसे उन्होंने सर ने अभी आलोक जी ने न्यूटन की एग्जांपल दी, एडिसन की एग्जांपल दी, तो ये बहुत ही एक अच्छा उन्होंने एक टॉपिक चुना है जिसमें बच्चों के अंदर एक क्या कहते हैं, एक माइंड में इन्होंने एक बत्ती जगा दी, जिसमें इग्नाइट कर दिया कि वो बच्चा सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा अक्सर ये आइडिया आते कहाँ से हैं। क्योंकि एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक हमारी एक स्ट्रॉ होती है ना पानी जिससे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें भी पहले वो कोल्ड ड्रिंक सीधी होती थी, पाइप सीधी होती थी। एक बच्चे ने जिद की, नहीं मैंने लेट के प्लेन में लेट के वो कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो बाप उसके कहने लगा वो कैसे हो सकता है, लेट के तो गिर जाएगा। फिर उसके दिमाग में वहीं से आइडिया चला, वो जो रिंकल बनते हैं ना, बेंड बेंड होती है, जो आजकल आप देखते हैं जो स्ट्रॉ होती है बेंड वाली होती है, फिर वहीं से वो बेंड वाली इनोवेशन उसके दिमाग में आई। तो वो उस तब से लेके, वो उस वक्त बच्चा 15-16 साल का था, तब से लेके उसके अभी तक उसके अकाउंट में कितना पैसा जा रहा है। और ये बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि ये माइंड को जितना हम चलाएंगे, जितना हम एक्टिवेट करेंगे, उतना ही ये जागेगा। अगर जितना हम सुन के सुस्त बैठ जाएंगे तो वो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एडिसन के बारे में अभी बताया है, उसने कोई कितनी 100 के 101 की बाद जाके बल्ब बना। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, तूने तूने कौन सी ऐसा तीर मार लिया, बहुत सी तरह से 100 बार करने के बाद तुझे सफलता मिली। तो उसका जवाब बड़ा पॉजिटिव था। उसने कहा कि एक बार तो ऐसे आई, मैंने बल्ब बनाया, लेकिन हमारे 100 तरीके ऐसे थे जिससे बल्ब नहीं बनता। कहने का मतलब हमने कभी भी हताशा नहीं होना, कभी भी हमने परेशान नहीं होना। क्यों नहीं हुआ? जब भी हम एक चीज को स्टार्ट करते हैं, आगे जाके फिर उसका रीस्टार्ट करना है। क्योंकि हर बात जब करने से आप नई चीज सीख पाएंगे, हर करने से
बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो आलोक जी, मैंने आपको आज सुना है, तो शायद मेरा ये पहला ही टाइम है मैंने आपको सुनने का। बहुत ही जंग और ब्रेन, आपके जो आइडिया हैं ब्रेन के अंदर, तो वो आइडिया आप निकालिए और बच्चों तक पहुंचाने की आप कोशिश कीजिए। आपने की ही है कोशिश, आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम लाएं, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया कि ऐसे प्रोग्राम आए। और ये प्रोग्राम कुछ ऐसा हो थोड़ा लार्ज स्केल पे। गोपाला जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिसको थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस में लेके प्रोग्राम को ज़्यादा ग्रुपों में जाए, जहाँ की मैक्सिमम हमारी स्ट्रेंथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये फैले। क्योंकि आलोक जी यंग जनरेशन से हैं, इनके पास कॉलेज के स्टूडेंट, इनके पास बहुत से ऐसी इनोवेटिव प्रोग्राम रहेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, और जो बच्चे इनसे बहुत सीखना, और आप ही में से कोई न्यूटन या एडिसन बन के आगे दिखाए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छे तरीके से कार्यक्रम को चलाया। हालांकि सफर में था लेकिन मैं सुनते जा रहा था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गिरिंदर जी, आप मुझे मौका देने के लिए, मुझे अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी। आपके विचारों से मैं सहमत हूँ, और हमने तय कर लिया है कि नेक्स्ट टाइम। ये तो सडन हुआ था। और दूसरा कारण ये है, राजस्थान में, पूरे राजस्थान में पहली बार एक साथ बरसात हो रही है, तो नेटवर्क भी नहीं है। मेरा एक भी स्टूडेंट जुड़ नहीं पाया। मैं ओके ओके। देख रहा हूँ, जब से शुरू किया तब से देख रहा हूँ कोई स्टूडेंट्स नहीं जुड़ पा रहे हैं। और प्राइवेटली मैसेज जरूर आ कि सर जुड़ते हैं तुरंत लीव हो जाते हैं, तो ये एक बड़ा इशू हुआ है नेटवर्क वाला भी। हाँ, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। हाँ चलो ये, एनी हो, जो भी है, जो भी बच्चे जुड़े वो इनसे फायदा लें। हाँ बिल्कुल यही बच्चे आगे जाके मल्टीप्लाई करें अपने को आगे। ऐसी भी चीज होती है। और आलोक बिल्कुल जी का नंबर ले लें, ये सारे बच्चे इनसे कांटेक्ट करके नई नई चीजें सीखें। बिल्कुल सर। नंबर क्या है, ये तो हमारे साथ हैं और जुड़ के काम कर रहे हैं। चलो ठीक। धन्यवाद है इनको कि 2 दिन के टाइम में इन्होंने बहुत अच्छा सेशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम आलोक कुमार जी को भी। वापिस मैं तो इना प्रकाश मैडम से अनुरोध कर रहा हूँ, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैम अपना फीडबैक। जी हाँ बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। सभी उपस्थित, वेबिनार में उपस्थित सभी जो प्रबुद्ध जन हैं उनको मेरा नमस्कार, और सभी जो प्यारे बच्चे उपस्थित हैं उन लोगों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में भाग लेने का प्रयास किया है। और आयोजकों को भी बहुत ज्यादा धन्यवाद कि जबकि विपरीत परिस्थितियां हैं राजस्थान के अंदर इस समय मौसम को लेकर के, पर फिर भी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, इसलिए गजेंद्र जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष अवसर जो आप लोगों ने मुझे दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरा विषय वैसे हिंदी ही है, हिंदी साहित्य से हूँ मैं, पर रुचि बचपन से विज्ञान की तरफ बहुत ज्यादा रही है। और जैसा कि चौधरी सर ने कहा कि इनोवेशन, आविष्कार, तो एक रिसर्चर के रूप में मैं बचपन से इस चीज का शौक रखती थी कि हर चीज को बड़ी गौर से देखा करती थी। तो शायद वो गौर से देखने के कारण ही विज्ञान की तरफ मेरा रुझान बहुत ज्यादा रहा। और आज जो मौका मुझे मिला है तो मैं बहुत लोगों को सुन पा रही हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने जानकारी ली। बहुत बहुत धन्यवाद हो सर इस चीज के लिए। और मैं चाहूंगी कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, गजेंद्र जी जो कोशिश कर रहे हैं विज्ञान और गणित को लेकर के एक नए दिशा की तरफ युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए, क्योंकि ये दोनों विषय ऐसे हैं जहां मैं समझ पाई हूँ कि बच्चा जो है अपने लक्ष्य को कभी इधर से उधर नहीं कर पाता, चूक नहीं पाता। क्योंकि जो आदमी मैथमेटिक्स में घुस गया है या साइंस में चला गया है, उसका ब्रेन है, दिमाग है, वो हमेशा कुछ ना कुछ आवश्यकताओं को चिन्हित करता रहेगा समाज की। और जब आवश्यकताएं चिन्हित होंगी तो निश्चित है कि आविष्कार का जन्म होगा ही होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे भी इस अवसर दिया बोलने के लिए। हालांकि मेरे पास बहुत ज्यादा विचार नहीं है इस विषय को लेकर के, पर जो भी कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, मैं पिछले 2-3 बार और जुड़ी थी, बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगी। और नेचुरल है कि जब हमारे बहुत बड़े देश के और विश्व स्तरीय जो हमारे बहुत बड़े आविष्कार करता है सीवी रमन सर, अब एपीजे अब्दुल कलाम सर, इनके नाम को तो मैं वैसे ही बहुत नमन करती हूँ कि हम लोग क्या बोलने लायक हैं इन लोगों के कार्यों के सामने। पर फिर भी इन लोगों ने जो पद चिन्ह छोड़े हैं, हमारी युवा पीढ़ी और हम जो आज एक शिक्षक के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, हम दोनों इनके पद चिन्हों को लेकर के अगर आगे चलेंगे तो शायद मैं सोचती हूँ कि हमारा भारत जो है एक बार फिर वापस आविष्कार करने वालों की जो एक लंबी फहरिस्त है उसमें हमारी अपनी जगह बिल्कुल बना पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, गोपाला जी को भी और सभी आदरणीय प्रबुद्ध जनों को। मैं माफी चाहूंगी अगर मैंने कहीं गलत बोला हो तो मैं क्षमा चाहते हुए अपनी बात को धन्यवाद देती हूँ सर।
आपका सहयोग इसी प्रकार बना रहे, यही हमेशा हमारी आशा और आकांक्षा रहेगी। अब मैं हमारे संगठन के नेशनल सेक्रेटरी के रूप में इस पद को सुशोभित कर रहे हैं दिल्ली से वीना धिंगरा मैम को अनुरोध करूंगा कि वो इस वेबिनार के अंतिम क्षणों में सभी को धन्यवाद ज्ञापित करें और अपने भावों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से सभी का मार्ग प्रशस्त करें, इन बच्चों को नए जीवन के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कुछ नई राह दिखाए। वेलकम वीना धिंगरा मैम। थैंक यू गजेंद्र सर। आदरणीय चंद्रमौली सर यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको सबसे पहले आपको प्रणाम, जिनके कारण हम सब यहाँ एकत्रित हैं। और कुलदीप गुप्ता सर नमस्कार। हमारे बीच में हमारे गजेंद्र सर हैं और किसी कारण से अंजन सर नहीं ज्वाइन कर पाए और भगवान जी कटेशिया भाई का भी मैसेज आया है कि वो सुन रहे हैं प्रोग्राम में लेकिन वो सामने नहीं आ पाएंगे। फिर भी वो अदृश्य रूप में इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन सबका पहले धन्यवाद करती हूँ। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो आलोक कुमार चौधरी सर का, जिन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। एक तरह से जो सही शब्द सर ने कहा थे कि कुलदीप सर ने कि शुरू में जो थोड़ा सा हमारा एपीजे अब्दुल कलाम काउंसिल फॉर यंग साइंटिस्ट जो थोड़ा सा स्लो हो गया था किसी न किसी कारण से, उसको दोबारा से जगाने का काम किया है। बहुत अच्छी अलग जगाई है उन्होंने। अलग इसलिए कहूंगी क्योंकि हमारी ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी न्यू पॉलिसी आई है उसके ऊपर रिसर्च पे बहुत जोर दिया गया है। क्योंकि पहले रिसर्च पढ़ाई तो होती थी, रिसर्च वाला पार्ट सिर्फ कहा जाता था कि जो ग्रेजुएशन कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, वही रिसर्च करते हैं। और सच मानो तो कुछ समय पहले तक मेरे माइंड में भी यही होता था कि रिसर्च तो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही हो सकती है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो रास्ता खोल रही है, रिसर्च कोई भी कभी भी किसी भी उम्र में कर सकता है। जैसे कि कुलदीप सर ने भी एक उदाहरण दिया, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी। ईमेल जिसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, उसकी शुरुआत भी 1978 में एक 14 साल के बच्चे ने, वो भी भारतीय मूल के बच्चे ने की थी। और जो कि अभी इस समय यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री न्यू जर्सी में पोस्टेड है। लेकिन जब वो 14 साल की उम्र के थे, बच्चे का नाम था शिवा अयादुरई। और उन्होंने नीड बेस, उस समय वही चिट्ठी पत्री लंबा प्रोसेस होता था, किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत समय लगता था, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का उस एज में, इतनी यंग एज में आविष्कार किया था। लेकिन फर्क सिर्फ कहाँ आ जाता है, वो 14 साल की उम्र में उस समय विदेश में थे और हमारे यहाँ पे 14 साल की उम्र में बच्चा अभी खेलने में बिजी होता है। कर वो भी सकता है, दिमाग उसका भी तेज है, लेकिन दिमाग में डाला नहीं जाता कि तुम भी रिसर्च कर सकते हो। किसी भी नॉवल आइडिया को, किसी भी आइडिया को प्रोडक्ट के रूप में बदलने का तुम्हारे अंदर भी उतनी ही कैपेसिटी है। सिर्फ एक सोच की बात है और वो सोच डेवलप करना आज की जनरेशन में हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत इस समय हमारा जो दुश्मन है कौन है? चाइना है। और चाइना हमारे से आगे किस लिए चल रहा है? हमारी पूरी मार्केट्स पे कब्जा किस लिए कर लिया? हमारे दिमाग में एक समस्या आती नहीं है कि ये चीज इस तरह से हो जाती तो अच्छा होता, ये ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, और वहां से चाइना से प्रोडक्ट बनके तैयार होके आ जाता है। Recording in progress.
हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। अच्छा, अब नेटवर्क प्रॉब्लम से मेरे को वीना मैम ने क्या बोला सुना ही नहीं दिया। अभी बिना मैम मेरे में भी रुक गई थी एकदम, पता नहीं चला क्या हुआ है का। हाँ, और लीव भी हो गया। सभी जुड़े हुए स्टूडेंट्स और टीचर्स तथा स्टेट डायरेक्टर सबसे अनुरोध करूंगा कि आलोक चौधरी सर ने एक लिंक शेयर किया था, आप उस लिंक पर जाकर के अपना फीडबैक फॉर्म भरें ताकि आप सब लोगों को इस वेबिनार का सर्टिफिकेट इशू किया जा सके। आपको अपना मेल प्रॉपर भरना है, उसी मेल के माध्यम से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आवाज आ रही है ना आलोक जी मेरी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसी के माध्यम से दिया जाएगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आलोक कुमार चौधरी साहब का कि आपने बहुत ही शानदार तरीके से प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को बताया और आने वाले समय में हम और भी नई नई चीजों को लेकर के वेबिनार के माध्यम से आप लोगों से जुड़ते रहेंगे, ऐसी इच्छाएं व्यक्त की। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा संगठन है, जुड़े हुए सभी टीचर से अनुरोध करूंगा कि सर बिना मैम अनम्यूट करने के लिए बोल रही हैं। 1 मिनट कर रहा हूँ। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है मैम? सॉरी, लैपटॉप की बैटरी जाने की वजह से फोन से दोबारा ज्वाइन किया है, बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो मैं यही बात कहना चाह रही थी कि बच्चों में इस समय रिसर्च के लिए जो सर ने एक अलग जगाई है वो बहुत ज़रूरी है। हर बच्चा, चाहे वो, और रिसर्च ये नहीं है कि सिर्फ साइंस का व्यक्ति, एक दिमाग में ये भी होता है रिसर्च सिर्फ साइंस का व्यक्ति कर सकता है, कोई प्रोडक्ट को डेवलप सिर्फ साइंस का ही व्यक्ति कर सकता है। इसे हर बच्चा, कोई भी नीड बेस्ड जिसको भी ज़रूरत है वो उस प्रोडक्ट को डेवलप कर सकता है। तो बच्चों, आपको बिल्कुल उस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग करनी है कि जैसा सर ने बताया कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन सिर्फ समस्या को लोगों से शेयर नहीं करना, अरे क्या करें, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। खुद उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, उसको किसी प्रोडक्ट में ढालने का प्रयत्न करो, तो जरूर हो सकता है किसी दिन वो आपका प्रोडक्ट मार्केट में भी आ जाए। तो यही कहना चाहूंगी, आलोक सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और जैसे कि कुलदीप सर ने बताया कि बहुत कम समय मिला हमें ये बच्चों तक आगे मैसेज कन्वे करने का, और थोड़ा सा आइडिया भी कम था। हम उसको ज़्यादा प्रचार करें और सर के आइडियाज़ को ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सकें तो हमारा एपीजे अब्दुल कलाम काउंसिल फॉर यंग साइंटिस्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ज़रूर पूरा होगा। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद और बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे खुशी है कि मेरे स्कूल से भी 7-8 बच्चों ने ज्वाइन किया है, उनका भी धन्यवाद। और बच्चों, आप इस तरह से इस तरह के वेबिनार्स में जुड़ते रहिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीणा जी। सभी बच्चों को धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में नए नए विषयों पर वेबिनार लेकर के आएंगे जो इनके लिए फायदेमंद हो और इनके आने वाले जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए इनको नई दिशा निर्देश दे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस वेबिनार को आज यहीं स्टॉप करते हैं। सभी का और समय लेना चाहूंगी गजेंद्र सर। हाँ जी। हमारे बीच में हमारी दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर है नीरू विज मैम, उनको एक बार सबके साथ इंट्रोड्यूस करवा दीजिए, उनके लिए भी मोटिवेटिंग होगा। काफी वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है मेरे साथ मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल कर लीजिए सर, उनको अनम्यूट कर दीजिए। बिल्कुल कर, उनको कोस्ट बना दिया मैंने। नीरू विज मैम, सबसे पहले तो हम सब लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। मैम, वेलकम आपका इस मंच पे
वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू रियली सो मच। बहुत अच्छा ग्रुप है ये, और जब मुझे पता चला कि कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो और वीना मैम से बाय चांस एक ग्रुप में मुलाकात हो गई। सो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हम कैसे जुड़ सकते हैं, किस तरह हेल्प कर सकते हैं। तो शी सेड कि वी विल बी वेरी ग्लैड टू हैव यू विद अस इन द टीम। तो आई एम रियली ऑनर्ड, और हम अच्छा लगेगा हम इसी तरह के और कार्यक्रम आगे करते रहें। दिस इज द फर्स्ट फॉर मी, जहाँ मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे मैम के स्कूल के जुड़े हुए हैं। थोड़ा और पहले मालूम चलता, जैसे कि अभी बात हो रही है, तो जरूर मेरे भी बच्चे इसमें जुड़ते। एंड आई एम श्योर हम सभी स्कूल्स में बहुत होनहार और प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो बहुत आगे बढ़ के और कुछ कर के दिखा सकते हैं, अपने देश का नाम और अपना नाम आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये वेबिनार अटेंड किया मैंने। इट वाज रियली नाइस, लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर। थैंक यू नीरू मैम फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वीना जी, बहुत अच्छा कहा आपने, वो जो बच्चे का एग्जाम्पल दिया, इट वाज रियली नाइस। थैंक यू मैम। ये ज्ञान का मंच है और आप जैसे ज्ञानी लोगों का स्वागत है। आइए, और बच्चों के लिए हम सब लोग मिलकर के कुछ करते हैं ताकि ये जी, बन सके। बिल्कुल सब लोग मिलकर करेंगे, एक व्यक्ति का काम नहीं, सभी भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ये काम है। तो हम इस काम को आगे बढ़ाते हैं, सब मिलजुल के करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसी आशा है मुझे। और आप सब लोगों का साथ मिला तो जरूर एक दिन ये संगठन बच्चों के लिए बहुत कुछ कर पाएगा। आपको जल्द ही इस संगठन के अन्य गतिविधियों के बारे में समय समय पर सूचित किया जाएगा, और विश्वास करता हूं कि आप पूरा सहयोग करेंगे इस संगठन का। आपका स्वागत है पुनश्च, बहुत बहुत बधाइयां हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स एन ऑनर सर। सेक्रेटरी मैम, इजाजत हो तो आज इसको यहीं स्टॉप कराएं? यस सर, प्लीज प्लीज गो अहेड। थैंक यू इजाजत देने के लिए।